नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी आपका बायोलॉजी टीचर ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। आपसे मित्रों रिक्वेस्ट है कि आप अपने ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आने वाली जो वीडियोस महत्वपूर्ण आपके लिए हैं वो यथाशीघ्र आपको मिलते रहें। साथ ही साथ आप जैसा कि जान रहे थे ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन अगले क्वेश्चन पे दोस्तों जो हमें बढ़ना है उसमें देखेंगे। ये क्वेश्चन आपका हो गया था, ये क्वेश्चन भी मेरे दोस्तों ये भी क्वेश्चन हो गया था। फिर हम आप बढ़े थे अगले क्वेश्चन की तरफ, ये क्वेश्चन भी मेरे दोस्तों हो गया था। फिर आया था आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5वां। इस पर हमें आपको बात करनी थी, तो हम लोग इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। बढ़ने से पहले फिर से एक बार रिक्वेस्ट, हमारे चैनल ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन को दोस्तों आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे जो भी महत्वपूर्ण वीडियोस हैं वह आपको यहां मिलते रहें। देखते हैं दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है, पहले तो देखेंगे कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, फिर क्वेश्चंस के आगे हम डिस्कस करेंगे। निम्नलिखित, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। टिप्पणी लिखना है दोस्तों, यानी एक शॉर्ट नोट आपको लिखने। कौन कौन सा? पहला है अनिषेक फलन। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें अनिषेक फलन का एक मोटो आपको मिल गया था, हालांकि वो अनिषेक फलन नहीं था, एपोस्पोरी आपने देखा था। यहां अनिषेक फलन देखना है। अगला जो है दोस्तों बहुभ्रूणता है। क्या है? बहुभ्रूणता। तो यहां दोस्तों बहुभ्रूणता भी आपको देखनी है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया है अनिषेक फलन बहुभ्रूणता में अंतर लिखिए। अनिषेक फलन पार्थिनोकार्पी जिसे कहते हैं का एक उदाहरण दीजिए। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी पार्थिनोकार्पी डायरेक्ट पूछ देगा, है ना, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अनिषेक फलन क्या है? तो अब हम आप बात करेंगे दोस्तों क्या पार्थिनोकार्पिक या अनिषेक फलन के बारे में। चलिए दोस्तों देखिए, यहां अनिषेक फलन था पार्थिनोकार्पी बिना निषेचन के फल बनने की क्रिया अनिषेक फलन कहलाती है। हमने उसी दिन आपको बताया था, क्या? बिना निषेचन के फल बनने की क्रिया, ये क्या है मेरे दोस्तों? इसी को क्या कहते हैं आप? अनिषेक फलन। अनिषेक फलन। और हमने एक चीज और आपको बताई थी, हाँ, इसको देखिए इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसे कहते हैं पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी, ध्यान दीजिएगा। हमने आपको कहा था कि हिंदी वाला जो टर्म है फल की बात अगर करेगा तो यहां फल वाली वर्ड आपको मिल जाएगा। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है? अनिषेक फलन, फल बनने की बात, ठीक है। तो फल अगर बन रहा है, कैसे बन रहा है? बिना निषेचन के बन रहा है, तो इस घटना को क्या कहेंगे? अनिषेक फलन मेरे दोस्तों। इंग्लिश में क्या कहेंगे? पार्थिनोकार्पी कहेंगे। ध्यान रखिएगा, बिना निषेचन के फल बनने की घटना क्या कहलाती है? अनिषेक फलन कहलाती है। बढ़ते हैं दोस्तों, अगली जो बात आपको यहां समझाई गई है थोड़ा उसकी तरफ देखते हैं। देखिएगा, अनिषेक फलन कहलाती है फल बीज रहित बनते हैं। ध्यान रखिएगा, बीज नहीं पाया जाएगा इसमें, ठीक है। बीज रहित फल बनते हैं। जैसे दोस्तों केला आप खाए हैं, अंगूर खाए हैं, अनानास खाए हैं आदि। यह प्राकृतिक एवं कृत्रिम होता है। ऑक्सीजन जैसे इंडोल एसिटिक एसिड, IBB, है ना, या NAA, है ना, ये सारे क्या है दोस्तों? यह शॉर्ट फॉर्म है आपके हार्मोन्स की। इनके द्वारा ये कृत्रिम का क्या किया जाता है? ग्रो अप कराया जाता है। यह कह दें अनिषेक फलन की जो घटना है इन हार्मोन्स की सहायता से
कराई जाती है। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों। क्या कहा है कि प्रयोग से कृत्रिम अनिषेक फलन किया जाता है। तो ये तो बात आपको हमने बता दी, कृत्रिम जो फलन है वो कैसे किया जाता है। थोड़ा इधर देखिए दोस्तों, अगला जो दिया गया है, जो हमें आपको पढ़ना था, पॉली एम्ब्रियोनी। तो हमने आपको बताया था ब्रह्मभ्रूणता, यानी अगर एक से अधिक भ्रूण दोस्तों बन रहा है तो यह घटना क्या है, बहुभ्रूणता है। तो यह बहुभ्रूणता, पॉली एम्ब्रियोनी, यह कंडीशन क्या है, थोड़ा सा देखते हैं। जब एक बीज में एक से अधिक भ्रूण बन जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक बीज और क्या हो, एक से अधिक यानी कई भ्रूण बन जाएं, एम्ब्रियो बन जाएं, तो यह घटना क्या है, पॉली एम्ब्रियोनी। चलिए, अब यह दो तरह की होती है दोस्तों, आगे देखिए दिया गया है। पहला है कूट बहुभ्रूणता, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं क्या, फॉल्स पॉली एम्ब्रियोनी। दूसरा है सत्य बहुभ्रूणता, जिसे आप क्या कहेंगे, ट्रू पॉली एम्ब्रियोनी। अब यहां दोस्तों ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है, बहुभ्रूणता जो कूट वाली है उसमें, कूट बहुभ्रूणता या फॉल्स एम्ब्रियोनी क्या कह रहा है, एक बीजांड में दो या दो से अधिक भ्रूण कोश हो, तो ऐसी कंडीशन क्या कहलाएगी, कूट बहुभ्रूणता कहलाएगी। बीजांड एक में दो या दो से अधिक भ्रूण कोश हो, एम्ब्रियो सैक हो, याद रखिएगा भ्रूण कोश की बात हो रही, क्या हो, एक से अधिक हो, है ना, भ्रूण कोश क्या हो, भ्रूण कोश दो या अधिक, दो या दो से अधिक मेरे दोस्तों अगर हैं तो इसे कूट या फॉल्स कहेंगे बहुभ्रूणता, जो कि नींबू या सिट्रस में आपको देखने को मिलेगी। हालांकि नींबू फैमिली दोस्तों संतरा हुआ, मौसम्बी हुआ, नींबू हुआ, ये सब मिला जुला करके सिट्रस फैमिली के बेस पे जाना जाता है। तो यहाँ सिट्रस दिया है, सिर्फ नींबू की बात आप करें। आगे दिया है सत्य बहुभ्रूणता अगर है तो सत्य बहुभ्रूणता में क्या होगा दोस्तों, ट्रू पॉली एम्ब्रियोनी में क्या होगा, देखिए दिया है, जब एक भ्रूण कोश से एक से अधिक भ्रूण विकसित होते हैं, यहां सिर्फ कह रहा है दो या अधिक भ्रूण, ज्यादा केसेस में दो बनेगा, लेकिन कह रहा है यहां एक भ्रूण होगा, लेकिन उससे क्या होगा, अधिक भ्रूण होंगे, दो की कंडीशन है नहीं, अधिक भ्रूण बन जाएंगे, तो ऐसी कंडीशन क्या कह जाएगी, सत्य बहुभ्रूणता, जो कि क्या रहती है, किसमें पाई जाती है, एरियोस्टोलिकिया, एक प्लांट का नाम है एरियोस्टोलिकिया, यह प्लांट है। यह देखिए दोस्तों एलियम, यह भी प्लांट है, आप जानते हैं, इसको खोजेंगे तो आपको मिल जाएगा, आप उसका यूज करते हैं, बस नाम नहीं जानते, तो हिंदी में इसका नाम खोजिएगा, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है, जिसको नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, ठीक। तो ये चीजें आपको मिल गई, तो यहाँ पॉली एम्ब्रियोनी। और दोस्तों पार्थिनोकार्पी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दोस्तों, इसको आप अच्छे से देख लीजिए। बढ़ते हैं दोस्तों अगले टॉपिक की तरफ। अगला जो टॉपिक है इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, और जो आपका वाइवा वायस होता है, वाइवा जिसे आप कहते हैं, उसमें इससे एक दो क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं, और एग्जाम में भी एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं। अब इसमें पूछता क्या है, थोड़ा सा देखिएगा, क्वेश्चन ध्यान से देखें तो कुछ चीजें आपको ऐसे ही समझ आ जाएंगी। द्विनिषेचन के पश्चात किसी आवृतबीजी पौधे के बीजांड में होने वाले बहुत से परिवर्तनों का उल्लेख करिए। भाई अब कह रहा है कि जब डबल फर्टिलाइजेशन की घटना हो गई तो उसके बाद क्या परिवर्तन होगा, ये चीज आपको यहां स्पष्ट बताना है, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले
बात जो ये कहना चाह रहा है क्वेश्चंस के माध्यम से, उसे देख लीजिए। अच्छा सोचिए, इसको एक ही क्वेश्चन दोस्तों बनाया है, दूसरा क्वेश्चन नहीं है। निषेचन के किसी आवृत पौधे के बीजांड में होने वाले बहुत से जो परिवर्तन है उनका डिस्कस करना है। क्या होता है, मतलब जब जो है आवृत बीजी पौधे में डबल फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो उसके बाद अलग अलग आकृतियां, अलग अलग जो उसमें एलिमेंट है उनका विकास होता है, वो कुछ अलग बनाती हैं। तो कौन क्या बनाता है, यह प्रश्न बहुत पूछा जाता है दोस्तों। देखेंगे, अगर हम बीजांड की बात करें या सीड की बात करें, तो जो संपूर्ण बीजांड या ओयूल है उसमें क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। अगर फ्यूनिकिल को देखें तो फ्यूनिकिल भविष्य में क्या बन जाती है, वृंद या स्टाक में कन्वर्ट हो जाती है। यह तो रहेगा ओयूल में, ओयूल ही डेवलप करके बनाएगा सीड। तो हम जो यहां पाएंगे फ्यूनिकिल, वही वहां जाके बीज में क्या बन जाएगा, स्टाक बन जाएगा, हमें स्टाक के रूप में वहां मिलेगा। तो इसका ना यह रूप इसमें बदल जाता है, मॉडिफिकेशन हो जाता है। इसे याद रखेंगे, क्या फ्यूनिकिल क्या बनाएगा, वृंत बनाएगा। क्लियर। आगे देखें, हिलम जिसे आप वृंतक कहते हैं, यह क्या करेगा, वृंतक के ही रूप में रहता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। ठीक है। आगे दिया है बीजांड काय जिसे आप न्यूक्लियस कहते हैं, यह क्या बन जाता है, भ्रूण पोष व भ्रूण के द्वारा अवशोषित होकर समाप्त हो जाता है। कभी कभी पतली परत के रूप में शेष रह जाता है, जिसे पेरिस्पर्म कहते हैं। मैंने बच्चों क्वेश्चन में, थ्योरी में इस चीज को समझा रखा है। पेरिस्पर्म क्या है, न्यूक्लियस का शेष बचा हुआ हिस्सा, अगर वो पूर्ण अब्जॉर्ब नहीं हुआ है तो कुछ हिस्सा बच जाता है, वही क्या है आपका पेरिस्पर्म है। ठीक, पढ़िए दोस्तों। यहां न्यूक्लियस आपको क्या मिला, या तो समाप्त हो जाएगा या तो पेरिस्पर्म के रूप में आपको मिलेगा। आगे देखिए, इंटीगुमेंट या आउटर इंटीगुमेंट या वाह जो आवरण है ओयूल का, वह क्या बनता है, वही दोस्तों बीज का वाह कवच या टेस्टा जिसे आप कहते हैं। बाहरी जो कवर होता है सीड का, टेस्टा कहलाता है, उसका निर्माण करता है। तो ध्यान रखिएगा, यहां आउटर इंटीगुमेंट बाह्य आवरण टेस्टा का निर्माण करता है। टेस्टा क्या है, सीड के ऊपर की कवरिंग है, बीज चोल के बेस पे भी आप उसको कह सकते हैं। चलिए, अंतः जो आवरण है या इनर इंटीगुमेंट है, वो क्या बनता है भाई, बीज का अंतः कवच बनाता है। इंटीगुमेंट का जो ये हिस्सा होता है अंतः वाला, अंदर की तरफ क्या करता है, कवच या अंतः कंकाल क्या करता है, कवच कंकाल कह रहे हैं, निर्माण करता है। अब दोस्तों बात करेंगे बीजांड या माइक्रोपाइल की, तो ये कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता, यानी बीजांड में कोई अंतर नहीं आएगा। ये कुछ है, तो इसमें आपको याद क्या करना है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, है ना। बीजांड द्वार की बात करें तो इसका कोई मतलब नहीं है, अंतः की बात करें ये भी नहीं देखेंगे तो चल जाएगा। चलिए, इंपॉर्टेंट है एम्ब्रियोसैक। एम्ब्रियोसैक क्या बनाएगा, देखिएगा, जब ये डेवलप करेगा तो बनाएगा भ्रूणपोष या एंडोस्पर्म। एम्ब्रियोसैक में क्या होगा, एंडोस्पर्म बन जाएगा। तो एम्ब्रियोसैक क्या करेगा, एंडोस्पर्म के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, जैसा कि आप 7 नंबर के पॉइंट पे देख रहे हैं। सिनर्जिट या सहायक जो कोशिकाएं हैं, इनका क्या होगा, अपभ्रष्ट हो जाएंगी या कह दे नष्ट हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। ठीक। अंड कोशिका सबसे इंपॉर्टेंट, यही दोस्तों बनाता है भ्रूण। यन तरह की कोशिका से 2n टाइप की कोशिका या भ्रूण का क्या होता है, निर्माण होता है। आप जानते हैं किसी भी जीव की जो प्रथम कोशिका है उसी को क्या कहते हैं दोस्तों, वो उसी को युग्मनज कहते हैं, इंग्लिश में जाइगोट कहते हैं। और वही जाइगोट जब विकास करता है तो विकास करके क्या बनाता है, भ्रूण बनाता है, एम्ब्रियो बनाता है। तो यहां दोस्तों देखें, एंटीपोडल जो सेल हैं ये क्या करेंगी, यह भी, यानी कि यह भी नष्ट हो जाएंगी,
सिनर्जी और एंटीपोलर गायब, समाप्त, नष्ट। अब आपका है द्वितीयक केंद्र या सेकेंडरी न्यूक्लियस जो है वो क्या करता है, भ्रूणपोष या इंडोस्पर्म के केंद्रक 3n बनाता है जो बाद में समाप्त हो जाते हैं। यानी जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है वही ट्रिपल फ्यूजन करता है, त्रिक संलयन जिसे आप कहते हैं। ठीक है, तो यहां यह भी बात समझ में आई। फिर संपूर्ण अगर ओयूल या बीजांड की बात करें, बहुत बार ये पूछा गया है, तो बीज बन जाता है। तो बीजांड या ओयूल मेरे दोस्तों किस में बदल जाएगा, सीड या बीज में। ठीक, तो इसको देखिएगा और देख करके दोस्तों कुछ पॉइंट्स याद रखिएगा। जैसे ये आपसे पूछा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इधर से ज़्यादा पोर्शन इंपॉर्टेंट इधर का था। इस क्वेश्चंस को हमने शामिल किया ताकि आप याद रखें, और अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट है, कहीं भी आपसे पूछते तो आप इसका आंसर दोस्तों अच्छे से कर सकें। बढ़े दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, देखें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ डायग्राम आपसे पूछा गया है, और जो बच्चे डायग्राम से भागते हैं उनके लिए एक सलाह है मेरी, बायोलॉजी विदाउट डायग्राम नहीं चलती, तो डायग्राम जरूर बनाइएगा। अगर आप कलरफुल अच्छे डायग्राम दे सकते हैं तो एग्जाम में अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। बस ध्यान रखिएगा, कलरफुल में रेड पेन का यूज मत करिएगा, येलो पेन का यूज मत करिएगा, बाकी और कलर यूज कर सकते हैं। ठीक है, डायग्राम आप अट्रैक्टिव बना सकते हैं, हाँ, लेकिन स्पीड होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि सब टाइम डायग्राम बनाने में ही चला जाए। चलिए दोस्तों देखिए क्वेश्चन को। परिपक्व पराग कोश की अनुप्रस्थ काट नामांकित चित्र, अनुप्रस्थ यानी टीएस, ट्रांसवर्स सेक्शन। ठीक है, कोई वस्तु हो उसे आप ऐसे काटते हैं तो यहां ट्रांसवर्स सेक्शन के रूप में उसका सेक्शन हमें मिलता है। अपरिपक्व पराग कोश की अनुप्रस्थ काट दिखाइए। तो एक परिपक्व है, दूसरा अपरिपक्व है। क्वेश्चन देखिएगा, दोनों में थोड़ा सा अंतर है, परिपक्व अपरिपक्व, मेच्योर और इनमेच्योर, अमृत। आवृतबीजी पौधों के एक परिपक्व पराग कोश के अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र। जो ही अनुप्रस्थ वगैरह करता है आप टेंशन में आने लगते हैं और डायग्राम से भागने लगते हैं, तो यहाँ आपको डरना नहीं मेरे दोस्तों, आप अच्छे से करें। और इस बार आपको जैसे यूपी बोर्ड ने सारे एग्जाम्स की शेड्यूलिंग, सारी प्रक्रियाएं सीबीएसई से आगे रखी हैं, उसी तरह इस बार यूपी बोर्ड को आप बच्चे टॉप करके ऐसा दिखाएंगे, ऐसा करेंगे कि हमें हमारी मेहनत का जो इनाम है वो वहां से मिल सके। दोस्तों बढ़ते हैं, दिया है पराग कोश की अनुपस्थ काट नामांकित चित्र बनाइए। अब देखिएगा यहां डायग्राम, यहां ये क्या है, ये देखिए दोस्तों, मेल एंथर वाला हिस्सा है। क्या है, जिसे आप क्या कहते हैं, पराग कोश। ये तो इम्योच्योर की कंडीशन में है। जब इसका आप सेक्शन काटेंगे, टीएस काटेंगे, ये देखो टीएस काटा गया, तो अंदर परागपुट या परागकण दो चीजें आपको मिलेंगी। एक तो ये जो छोटे छोटे 4 चैम्बर दिखाई दे रहे हैं जिसे आप परागपुट कहते हैं, और उसमें दाने जैसी संरचना आप दो दिखाई दे रही है जो आप देख पा रहे हैं, उसे परागकण कहते हैं। अब इसको और स्पष्ट दिया गया है, चारों को अलग अलग यहां दिखाया दिया है। देखिएगा, ये देखिए जो इतना जुड़ा हुआ हिस्सा है, यही यहां है जिसे आप संवहन पूल के बेस पे देखते हैं, वह एंथर को फिलामेंट वाला हिस्सा है और एंथर को सपोर्ट किए हुए। आपको बताया था मैंने, स्टामेन जो हिस्सा है, स्टामेन, इसमें दोस्तों एंथर और फिलामेंट ये दोनों आते हैं, तो फिलामेंट वाला हिस्सा ये हो गया। आगे बढ़े दोस्तों, इसमें पहला जो होता है आउटर जो लेयर है,
उसको एपिडर्मिस कहते हैं, फिर एंडोथीसियम। फिर आप आगे बढ़ेंगे तो जो सबसे अलग आपको मिलेगा वो देखिएगा, अंदर तो परागपुट है जहां पराग रखा हुआ है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो है टैप्टम। तो पहले दोस्तों टैप्टम के ठीक पहले एंडोथीसियम है, एपिडर्मिस के बाद एंडोथीसियम, फिर टैप्टम। और यहां एक स्पेशल स्थान दिया है जिसको लिखा है कोष्ठ कोशिकाएं। यह ऐसा स्थान है जहां की थोड़ा सा लेयरिंग जो होती है वो पतली हो जाती है, या कहते हैं एंडोस्पेजियम तो होता है लेकिन उसके बाहरी जो ये आवरण है वह पतला वाला स्ट्रक्चर गायब हो जाता है। ठीक है, यहां देखिए बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस के बेसिस पे दिया, तो एपिडर्मिस पहला, उसके बाद फिर दूसरा एंडोथीसियम या ओस्ट कोशिका कह सकते हैं, फिर एंडोथीसियम, फिर टैप्टम। तो यहां पतला जो स्ट्रक्चर है उसका फायदा क्या है, जब यह ब्रस्ट करता है, फटता है ताकि पॉलन ग्रेन बाहर निकल सके, तो दोस्तों आपका प्रस्फुटन में यह हेल्प करता है। ठीक, तो ये तो दोस्तों डायग्राम था, नाम आपको ऐसे लिखना है, आप डायग्राम को देखेंगे, बुक्स में भी दिया है और आपके क्वेश्चन बैंक में भी आपको प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे दोस्तों, देखेंगे कि यहां आपको दिखाई देगा संवहन पोल या बाह्य त्वचा। यहां दो चीजें हैं, पहला तो है वास्कुलर बंडल के बेसिस पे, और दूसरा दिया है जो ये लेयरिंग दिया गया है दोस्तों, इस लेयर में बाह्य त्वचा क्या है। तो आप देखेंगे इसी को थोड़ा सा इनलार्ज या मेच्योर फॉर्म यही दिखाया गया है, जो आपसे कहा है कि मेच्योर डायग्राम आपको बनाना है, तो ये दोस्तों मेच्योर डायग्राम बनाया है। यहाँ ये जो छोटे छोटे स्पोर आपको दिखाई दे रहे हैं, दैट्स आर कॉल्ड पॉलन ग्रेन या पराग कण, इन्हीं को हम कहते हैं। और यही पराग कण क्या होते हैं, नर युग्मक या मेल गैमीट होते हैं, जो कि रिप्रोडक्शन में क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन या निषेचन की जो क्रिया है उसमें भाग लेते हैं। ठीक है, तो ये इतनी चीजें हैं, ध्यान रखिएगा। पराग या एंथर की अनुप्रस्थ काट टीएस, एक नए परागकोश की काट और परिपक्व स्फुटिक परागकोश। देखिएगा डायग्राम बनाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसके नाम को भी आप शो करिए। अगर आप नाम नीचे नहीं लिखते हैं तो यह चीज आपके समस्या के रूप में आ जाएगी, क्योंकि एग्जामिनर समझेगा ही नहीं कि आपने को इंडिकेट किया है। तो यहां दोस्तों जो इसका अगला पोर्शन है, थोड़ा सा देखिए, यहां भी आपसे डायग्राम की ही बात किया है, डायग्राम देख लीजिए। ये देखिए दोस्तों, बहुत स्पेशल डायग्राम है, बार बार पूछा जाता है पालिनिया। ये सब में नहीं होता दोस्तों, कुछ प्लांट होते हैं जिसमें प्लानिनिया, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसमें पालिनिया पाया जाता है, उसका नामांकित चित्र आपसे पूछा है। तो ये देखिए दोस्तों, यह स्ट्रक्चर है पालिनिया का, जिसमें अंदर पराग कोश पाली पाई जाती है, जिसमें पराग की कुछ कण उपस्थित होते हैं। तो ये पालिनिया एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जो कि पॉलन ग्रेन को अपने अंदर रखे हुए होता है। और आगे फिर आप देखेंगे उसी को दो डायग्राम के रूप में आपको दिया गया है। और एक में क्या है देखिएगा, पहला आक जो ट्री है जिसे आप कैलोट्रोपिस कहते हैं, इसका है, और दूसरा दोस्तों जो आर्किड का पौधा है मेरे दोस्तों वो है। तो यहां ये आर्किड वाला है, इसको देख लीजिएगा, और ये क्या है, आक ट्री है, ये देख लीजिएगा। तो ये जो पालेनियम है होता क्या है, यह प्रश्न भी पूछा जाता है। तो इसको आप टेक्स्ट बुक में, क्वेश्चन बैंक में, दोनों में आप देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा। और आप जो है अगर ना समझ पाए तो फिर कमेंट बॉक्स में हमसे आप क्वेश्चंस पूछ भी सकते हैं। तो यहां देखेंगे जो इसके सेक्शन में दिया है दोस्तों, जो क्वेश्चन नंबर 10 वाला पोर्शन है, इसमें आपको दोस्तों मिलेगा क्या, इसमें दोस्तों आपको मिलेगा जो हमने आपके लिए क्वेश्चन सेलेक्ट किया है। थोड़ा क्वेश्चन को देखिएगा, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। सेम चीज है, क्या है, बीजाणु प्रसुप्त अवस्था, डार्विन पीरियड। हमने आपको जब थ्योरी बताई थी उस दौरान आपको बताया था डार्विन पीरियड होता क्या है। हम बीज अपने घरों में रखते हैं, गेहूं हुआ, धान हुआ, लेकिन कभी भी वो क्या करता है, पौधे के रूप में परिवर्तित नहीं होता, नहीं तो हमारा जो फूड स्टॉक है दोस्तों वो समाप्त हो जाए।
तो एक्चुअली होता क्या है, दे आर रिमेन इन द डॉर्मेंट पीरियड, उनमें सुषुप्ता अवस्था पाई जाती है, मतलब वह जर्मिनेट करेंगे ही नहीं, एंजाइम उसमें एक्टिव होता ही नहीं। देखिएगा अगला दिया है वायु परागण तथा वायु परागित पुष्प, आगे दिया है पुष्प परागित पुष्पों की विशेषताएं लिखिए तथा फलों तथा बीजों का प्रकीर्णन कैसे होता है, थोड़ा उसके बारे में बताना है। अगला दिया है बीजों के प्रकीर्णन विधि का उल्लेख कीजिए। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो सेम क्वेश्चन तो हैं, आंसर राइटिंग में भी दोस्तों क्या करना है, सेम बात आपको बतानी है। तो इसे ध्यान देंगे, क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए अब आंसर राइटिंग में आपको जब देखना है तो बीज की प्रसुप्ता अवस्था या डॉर्मेंट स्टेज ऑफ सीड, तो जैसा हमने कहा हम घरों पे अनाज को स्टोर करके रखते हैं, अगर वो पौधा बन जाता तो हमारे लिए वेस्ट हो जाता, और उसका न बनने का रीज़न है कि उसके अंदर जो एंजाइम्स है वो एक्टिवेट नहीं हुए होते। तो अब क्या इसमें है, क्या हमें क्वेश्चंस में आंसर राइटिंग करनी है, इसमें व्यवस्थित रूप से क्वेश्चन बैंक जो आपका राजीव क्वेश्चन बैंक आपके प्रोवाइड किया जा रहा है सोल्यूशन, उसमें दिया गया है। क्वेश्चन बैंक आप लेंगे उसमें भी आपको अच्छे से मिल जाएगा। देखिएगा बीज में भ्रूण डॉर्मेंट या प्रसुप्ता अवस्था में होता है, वास्तव में इस समय इसमें जल की अत्यधिक कमी होती है। ध्यान रखिएगा पानी पाया ही नहीं जाता या तो बहुत कमी होती है, नाम मात्र पानी की मात्रा वहां होगी। ध्यान दीजिएगा आगे, जीवन की सभी जो क्रियाएं हैं, ऑल एक्टिविटीज ऑफ लाइफ, जीवन की जितनी भी क्रियाएं हैं, रिस्पिरेशन यानी श्वसन वगैरह, ये चीजें नहीं पाई जाएंगी। तो या तो होती ही नहीं है या अत्यधिक कम होती है मेरे दोस्तों। डॉर्मेंट में क्या होगा, लाइफ से रिलेटेड जितने भी एक्टिविटीज हैं वह रुक जी जाएंगी, थम सी जाएंगी, वो सांस नहीं लेगा, मतलब रिस्पिरेशन नहीं करेगा। उससे सांस लेना रिस्पिरेशन नहीं होता, ब्रीदिंग होता है। रिस्पिरेशन का मतलब होता है कि फूड स्टफ को तोड़ करके एनर्जी गेटअप करना। ठीक है, चलिए यहां तक कि श्वसन भी अत्यधिक कम होता है, किंतु निश्चित भ्रूण की जीवित अवस्था में ही वह होता है, वह जीवित रहेगा। ध्यान रखिएगा। तो आपको यहां मिलेगा क्या, यद्यप कुछ बीज ऐसे होते हैं जो मातृ पौधों से अलग होते हैं, कुछ दिनों के बाद यदि उन्हें ना उगाया गया तो मर जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जब तक चाहें तब तक रखे रहें बीज को, कभी उगेगा ही नहीं। एक्चुअली वो डेड कर जाएगा, मर जाएगा। तो एक निश्चित पीरियड बाद भी अगर आप उसको स्टोर करके रखे हैं बीजों को, तो वह नष्ट हो जाएगा, वह फिर ग्रो अप नहीं करेगा, सीड खराब हो जाएगा। परंतु अत्यधिक बीज की मातृ पौधे से अलग होकर कम से कम एक प्रतिकूल मौसम तक यह निकाल देते हैं, अनुकूल ऋतु आने पर यह उग जाते हैं। मतलब एक सीजन तो यह आराम से रहेगा, उसके बाद फिर क्या होगा, यह समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहां तक तो चीजें आपको मेरी समझ से आ गई होंगी। अब क्या है, प्रसुप्ता अवस्था का त्याग तथा अंकुरण की क्रिया विधि, मतलब कैसे डॉर्मेंट पीरियड टूटता है और कैसे ग्रो अप करता है नया प्लांट। तो यहां देखिएगा, जब कोई बीज अंकुरित होता है तो पहले उसके प्रसुप्त भ्रूण को जागृत या सक्रिय होना होता है। जैसा कि मैंने कहा, एंजाइम एक्टिवेट हो जाएगा मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन के थ्रू, टेम्परेचर के थ्रू, है ना। जल उचित ताप तथा उचित वायु पाकर बीज का जल अवशोषित करना होता है या जल अवशोषित कर लेता है। यह क्रिया बीजावरण या बीज चोलक या बीजांड द्वार आदि से होकर हो सकती है। किसी से भी पानी एब्जॉर्ब हो सकता है। अब जब पानी एब्जॉर्ब हुआ तो उसके बॉडी के अंदर यानी सीड के अंदर जो एंजाइम है वो एक्टिवेट होगा। ध्यान दीजिएगा, इस क्रिया से बीजावरण या बीज के जो अन्य सभी भाग हैं वो क्या होंगे दोस्तों, मुलायम हो जाते हैं। जल के अंदर पहुंचने से अनेक भाग सक्रिय हो जाते हैं, कुछ पाचक पदार्थ बनते हैं तथा एंजाइम खाद्य पदार्थों आदि को अघुलनशील या घुलनशील अवस्था में बदल देते हैं। यानी इसमें जो खाद्य पदार्थ हैं उसको घुलनशील या अघुलनशील अवस्था बदल देते हैं। आगे दिया है, भोजन अब भ्रूण को भी प्राप्त होने लगता है। इससे
भ्रूणाक्ष में अनेक जैविक क्रियाएं तेज हो जाती हैं, फलस्वरूप इसमें तेज वृद्धि होनी शुरू हो जाती है। मतलब एक्टिविटी उसमें बढ़ जाती है, वो तेज ग्रो अप करना शुरू कर देगा। और अब यही समय है जब वह बीज उग जाएगा, डॉर्मेंटी उसकी टूट जाएगी, प्रसुप्तावस्था ब्रेक हो जाएगी और नया पौधा बनाएगा। इसमें निकलता है मूलांकुर, जो बढ़कर बीजांड द्वार तक अन्य भागों जैसे बीजांड आवरण या फोड़ता हुआ बाहर निकलता है, भूमि में अंदर प्रविष्ट हो जाता है। यही पौधे की प्रथम जड़ की निर्माण करता है। अब थोड़ा सा सीड देख लीजिएगा। मान लीजिए ये चने का सीड है, ग्रो अप हुआ, एक नीचे की तरफ मूव करता है, जिसको आप क्या कहते हैं, रेडिकिल कहते हैं। रेडिकिल है ना, इसको मूलांकुर कहते हैं हिंदी में, है ना। ये मूलांकुर क्या करता है दोस्तों, रूट या जड़ बनाता है, ठीक है। और यहां देखेंगे कि यह वह ऊपर वाला जो हिस्सा है इसको प्रांकुर कहते हैं हिंदी में, प्रांकुर। और यह दोस्तों क्या है, यही स्टेम या सूट वाला हिस्सा मेरे दोस्तों बनाता है। तो चने को आप उगा करके देखेंगे, एक हिस्सा नीचे की तरफ, दूसरा ऊपर की तरफ जाता है। यह चीज आपको यहां दोस्तों मिल जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों इस क्वेश्चन राइटिंग में इतना पोर्शन आपको इंक्लूड करके रखना है। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आपको मिलेंगे दोस्तों। आज इतना ही। आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट कि ग्रीन वर्ड पब्लिकेशन अपने यूट्यूब चैनल को दोस्तों आप सब्सक्राइब करके रखें, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए बनाई जा रही है, अपलोड की जा रही है, वह आपको मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। मिलते हैं अगले सेक्शन में। थैंक यू वेरी मच।